ग्रीस के साइरोस द्वीप पर सैकड़ों इजरायली यात्रियों से भरा एक क्रूज जहाज फिलहाल बंदरगाह पर खड़ा हुआ है, लेकिन यात्री जहाज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कारण है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में चल रहा है। ये पूरा मामला क्राउन आयरिस नाम के क्रूज शिप से जुड़ा हुआ है, जिसे इजरायली शिपिंग कंपनी मनो मैरीटाइम संचालित करती है। इस जहाज पर लगभग 1600 इजरायली यात्री सवार हैं। योजना के अनुसार जहाज को एजियन सागर के इस द्वीप पर 6 घंटे के लिए रुकना था और यात्री घूमने के लिए उतरने वाले थे, लेकिन जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ उन्हें जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी गई। इस विरोध को स्थानीय नागरिकों के एक समूह ने आयोजित किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए पोस्ट किया है कि हम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन में। ये स्वीकार्य नहीं है कि जब गाजा के लोग पीड़ा झेल रहे हैं तब इजराइल से आने वाले पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत किया जाए। एक इजरायली यात्री ने कान ब्रॉडकास्ट से बातचीत में बताया कि जैसे ही जहाज से किसी ने बाहर विरोध प्रदर्शन देखा, कुछ लोगों ने इजरायली झंडे लहराते हुए दिखाए और गाना गाने लगे। जहाज के अंदर हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में थोड़ी घबराहट है। मनो शिपिंग कंपनी ने बयान जारी किया है कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। प्रदर्शन के चलते थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन बंदरगाह पर रुकने का समय बढ़ा दिया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कंपनी ने यह साफ कर दिया है कि जहाज पर कोई हथियारबंद पुलिस नहीं है, सिर्फ इजरायली सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं, जैसे कि सामान्य इजरायली जहाजों में होता है। उनका यह भी अनुमान है कि यह प्रदर्शन लगभग आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष की छाया अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आम नागरिकों की गतिविधियों पर भी पड़ने लगी है। ग्रीस जैसे देश जो ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति रखते हैं, अब खुले तौर पर इस तरह के जन विरोध के जरिए अपनी स्थिति सामने ला रहे हैं। जहाज के अंदर फिलहाल सब शांत है, लेकिन बाहर बंदरगाह पर तनाव बना हुआ है। प्रदर्शनकारी इस अस्थायी टकराव के थमने का इंतजार कर रहे हैं। लोग डटे हुए हैं। इस वक्त जब गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध अपने भीषणतम चरण में है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज और ज्यादा मुखर होती जा रही है। सोमवार को ब्रिटेन और उसके साथ कुल 28 पश्चिमी देशों ने, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ के कई अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं, एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर इस युद्ध को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। इन देशों ने साफ कहा है कि गाजा में मानवीय पीड़ा अब असहनीय स्तर पर पहुंच चुकी है और युद्ध का यह स्वरूप अब और सहन नहीं किया जा सकता। इस संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि आम नागरिकों पर पड़ रहे प्रभाव, खासकर भोजन वितरण स्थलों के पास हो रहे बड़े पैमाने पर हताहतों की घटनाएं एक चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं। युद्ध की 655वीं सुबह गाजा के मध्य हिस्से देर अल बलाह में इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियानों का और विस्तार किया है। ये वही इलाका है जहां हाल ही में हमास के इज़ अल दीन अल कस्साम ब्रिगेड ने परेड की थी और इजराइल के मुताबिक ये अब भी एक अनछुआ किला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल इन वैश्विक दबावों को गंभीरता से ले रहा है या नहीं। इस सवाल का जवाब देना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्रालय का रुख साफ है, वो हमास की अंतिम संरचनात्मक क्षमताओं को ध्वस्त किए बिना कोई सैन्य विराम नहीं चाहते। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का स्पष्ट संदेश अब इजराइल के करीबी सहयोगियों तक आ रहा है, जो अब तक इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल के अंदरूनी हालात भी उतने ही उलझे हुए हैं। विदेशी प्रेस को गाजा में दाखिल होने से रोकने की नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने खुलकर इजराइल से ये मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में जाने की अनुमति दे। ये बयान तब आया है जब AFP यानी एजेंस फ्रांस प्रेस की जर्नलिस्ट यूनियन ने चेतावनी दी है कि उनके गाजा में कार्यरत स्थानीय पत्रकार भुखमरी के कगार पर हैं और यदि तुरंत हस्तक्षेप नहीं हुआ तो वह पत्रकारिता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में न केवल पूरी तरह से सैन्य अभियान शुरू किया है, बल्कि मीडिया की एंट्री को भी लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया को अब तक जो कुछ दिख रहा है वो या तो इजरायली सेना द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को दृश्य है या हमास समर्थित चैनलों की सीमित कवरेज है। इस बीच इजरायली राजनीति के भीतर भी गहमा गहमी कम नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी इस बुधवार को सांसद यूली एडेस्टीन को हटाकर विदेश और रक्षा मामलों की प्रमुख समिति के लिए नया प्रमुख नियुक्त करने जा रही है।
इसका कारण है एडल्स्टीन का ये इनकार कि वो सेना में सेवा से छूट देने वाले विवादास्पद बिल को समिति में आगे बढ़ाएंगे। लिकुड दल के चेयरमैन ऑफिर काट्स ने असामान्य तरीके से ऐलान किया है कि इस पद के लिए चुनाव होंगे और पार्टी के भीतर से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। लिकुड दल के चेयरमैन ऑफिर काट्स ने असामान्य तरीके से ऐलान किया है कि इस पद के लिए चुनाव होंगे और पार्टी के भीतर से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। यह फैसला दर्शाता है कि लिकुड के भीतर भी अब हार्डलाइन धार्मिक नीति और आधुनिक सुरक्षा नीति के बीच टकराव तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है संयुक्त राष्ट्र की बढ़ती चेतावनियां। UNOCHA यानी संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि गाजा में 80% आबादी अब खाद्य सुरक्षा की स्थिति में है। अस्पतालों में दवाई नहीं है और बिजली के बिना वेंटिलेटर तक बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अतीत में जो भी इतने बड़े स्तर पर किसी युद्ध को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव से रोका जा सका है या नहीं? इतिहास कहता है हाँ, ऐसा मुमकिन है। वियतनाम युद्ध 1975 अमेरिका को आखिरकार उस युद्ध से पीछे हटना पड़ा जब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध इतना बढ़ गया कि उसे राजनीतिक रूप से टिके रहना असंभव हो गया था। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कारों और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों ने आखिरकार रंगभेद नीति को समाप्त करने में मजबूर कर दिया। साइबेरिया बोस्निया युद्ध 1990, नाटो की सख्त कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दबाव में सर्बिया को अपने अत्याचार बंद करने पड़े। हालांकि यह भी सच है कि कई बार ये दबाव केवल प्रेस रिलीज तक सीमित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए सीरिया में असद सरकार के खिलाफ 2011 से अब तक दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय बयान आए हैं, लेकिन सैन्य कार्यवाही या राजनीतिक समाधान नहीं निकले हैं। इसलिए इजराइल के मामले में यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह 28 देशों का दबाव निर्णायक मोड़ साबित होगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह मोड़ कूटनीतिक और मीडिया स्तर पर इजराइल की नीति को और अकेला कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इजराइल इन बयानों को नजरअंदाज करता रहा तो उसे न केवल मीडिया और मानवाधिकार संगठनों के और तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यह अमेरिका और यूरोप के साथ उसके रक्षा सहयोग को भी तनाव में डाल सकता है, खास तौर पर आगामी UN महासभा सत्र में। यह कहानी जारी है और जैसे जैसे गाजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इजराइल के बीच ये कूटनीतिक रस्साकशी जारी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच जारी तनाव के बीच अहम बयान सामने आया है। अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक ने सोमवार को बेरूत में प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया है कि वॉशिंगटन इजराइल को किसी भी कार्रवाई से रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। थॉमस बैरक का यह बयान उस वक्त आया है जब पत्रकार ने उनसे लेबनान की उस मांग पर सवाल किया जिसमें उन्होंने अमेरिका से गारंटी मांगी थी कि इजराइल हमले लेबनानी सीमा पर बंद कर देगा। इस तनावपूर्ण माहौल में अमेरिका ने पिछले महीने लेबनान के शीर्ष नेताओं को एक रोड मैप इंट्रोड्यूस किया था। इस योजना के तहत अगर लेबनान 4 महीनों के अंदर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निरस्त कर देता है तो इजराइल अपने हमले रोक देगा और दक्षिणी लेबनान में जिन इलाकों पर उनकी सैन्य मौजूदगी अब भी मौजूद है वहां से अपनी सेना हटा लेगा। हालांकि थॉमस बैरक के ताजा बयान में यह संकेत मिला है कि अमेरिका इस मामले में केवल मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह इजराइल पर कोई भी सैन्य निर्णय थोपने की स्थिति में नहीं है। लेबनान की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से अमेरिका से मांग कर रही है कि वो इजराइल पर दबाव बनाए ताकि आम नागरिकों की जान माल की रक्षा हो सके। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हाल ही में हुई बमबारी में हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, जिससे सीमा पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से पेश किया गया ये रोड मैप एक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने और इजराइल के पीछे हटने जैसे बड़े कदमों पर अब भी कई सवाल खड़े हैं। स्थिति अब भी नाजुक है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति, कूटनीति और जमीनी हालात किस दिशा में आगे बढ़ेंगे ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस हफ्ते पहली बार इजरायली मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि गाजा पट्टी में आम नागरिकों के लिए चिकित्सा उपकरण और बुनियादी मानवतावादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। IMA के अध्यक्ष प्रोफेसर सियोन हागाई द्वारा ये पत्र इजरायली रक्षा बलों के प्रमुख मेजर जनरल एयाल जमीर, क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के समन्वय यानी COGAT के प्रमुख मेजर जनरल रसान अलियन और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स को भेजे गए हैं। ये अपील ऐसे समय में आई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की गजा में भूमिका पर तीखी निगरानी हो रही है और हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन BM ने गाजा युद्ध के चलते IMA के साथ अपने संबंधों को खत्म कर दिया है। अपने पत्रों में हगाई ने लिखा
लिखा है कि हम ये जोर देना चाहते हैं कि गाजा में आम नागरिकों के लिए चिकित्सीय उपकरण और बुनियादी मानवतावादी परिस्थितियां सुनिश्चित की जाए। ये केवल चिकित्सीय नैतिकता और मानवता की मांग नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत भी जरूरी है। हगाई ने अपने पत्रों में उस रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जिसमें हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा था कि रविवार को मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे 73 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने लिखा कि यदि यह दावा सही है तो यह चिकित्सीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। IMA का यह कदम उस दबाव को दर्शाता है जो अब खुद इजराइल के भीतर से सामने आने लगे हैं, एक ऐसा दबाव जो युद्ध की सीमाओं को लांघकर मानवीय जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है।